ठीक है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो प्लेन के बचे हुए सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे रह गए। तो आज के जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की लेक्चर में प्लेन के 3-4 टॉपिक्स को कवर करें, जैसे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन एंड रेशियो। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो एक प्लेन के बीच में और एक लाइन के बीच में क्या एंगल होगा ये हम लोगों को देखना है। ठीक है बच्चे, तो पहले तो इक्वेशन लिखिए। तो मान लीजिए आप लिखते हैं r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये आपका क्या है? ये आपका लाइन का इक्वेशन है। और फिर आप लिखते हैं r इक्वल टू प्लेन के लिए r डॉट n इक्वल टू डी। तो ये आपके प्लेन की इक्वेशन है। तो हमारे पास अभी दो चीजें हैं, एक लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और एक प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू डी। अब डायरेक्शन के लिए दोनों में क्या है? तो अगर मैं r डॉट n इक्वल टू डी की बात करूं तो यहां पे डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है n वेक्टर, और वो जो n वेक्टर है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा। और यहां पे अगर मैं लाइन के लिए बात करूं तो लाइन पे डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है b वेक्टर, और b वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। तो अगर मैं सिंपल b वेक्टर और n वेक्टर के बीच की एंगल को निकाल दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा b डॉट n इज इक्वल टू मॉडुलस b मॉडुलस n cos थीटा। ठीक है बेटा। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई b डॉट n डिवाइडेड बाय मॉडुलस b मॉडुलस n। अब आप पूछेंगे कि सर इसी को एंगल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो उसके पीछे एक लॉजिक है। दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन व्हाट? बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है बेटा। तो अगर कोई चीज नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाती है तो वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? इस बात को ऐसे समझिए कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर ये चीज है नॉर्मल, और ये एक कोई चीज वेक्टर है, ये है बी वेक्टर। तो अगर नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और प्लेन के साथ एंगल ये क्या बना रहा है? 90 माइनस थीटा। इसी चीज को पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन में जब हम लोगों को जरूरत पड़ी थी तो मैंने समझाया था। आज दोबारा से हम लोग उस चीज को देख लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है, तो ये क्या है? ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, और ये क्या? ये बी वेक्टर है जो कि प्लेन लाइन के पैरेलल है। तो जब मैं इसको यहां लाता हूं तो ये मार्कर मेरा हो गया बी वेक्टर, और ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलरली खड़ा है ये है मेरा एन वेक्टर। तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या मिला? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, ये वाला। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है बेस में 90 डिग्री है, बेस के एंगल को अल्फा कह दीजिए, ऊपर थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। ठीक है। तो अब मैं यहां से इसको स्टार्ट करता हूं बेटा कि दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, और आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब आप यहां पे थीटा की जगह जब रख देंगे पाई बाय 2 माइनस अल्फा, तो अब आप क्या लिखिएगा? cos पाई बाय 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाय
मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस एन वेक्टर। ठीक है बेटा, बी डॉट एन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास आ गई। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाय मॉड बी मॉड एन। करेक्ट। सो इफ अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, then sin alpha is equal to b dot n divided by modulus b modulus n. Correct? Now, if line is parallel to plane, तो अगर लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, b डॉट n इक्वल टू 0। दूसरी चीज, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो सेम रहेगा। तो b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। तो आप जल्दी से इन चीजों को लिख लीजिए, फिर इसी कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम लोग वेक्टर के बाद कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। ठीक है, आप इस पार्ट पे लिखिए, मैं इस तरफ इसके कार्टेशियन फॉर्म को लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, करेक्ट। तो कार्टेशियन फॉर्म में अब एक चूंकि ओवरव्यू मिल गया हम लोगों को, तो लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हम पहले लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन को लिखेंगे और फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं। तो अगर लाइन की इक्वेशन है, लेट्स से x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, और प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, ये तो आपकी हो गई लाइन की इक्वेशन, और प्लेन की इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। तो यही बात होगी b डॉट n। तो यहां से साइन अल्फा क्या आ जाएगा बच्चे, साइन अल्फा आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कंडीशंस लगा दीजिए आप। पहला, फॉर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए क्या करना होगा अपने को, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या लगेगी, फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर क्या कंडीशन आ जाएगी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने लाइन और प्लेन के बीच एंगल के वेक्टर फॉर्म को भी देख लिया और उसके कार्टेशियन फॉर्म को भी देख लिया। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे कोई भी चीज उस तरह की नहीं है जो डिफिकल्ट हो या जिसको समझने में परेशानी हो, सिंपल चीजें हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं लेकिन साइन थीटा नहीं आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा है। तो ऐसा पहली बार हो रहा होगा आपके साथ कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है और एंगल हम साइन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वहीं पे हल्की सी सावधानी की जरूरत होती है। अगर आप वहां पे अलर्ट है तो फिर किसी भी तरह की गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेकंड टॉपिक, जो कि है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो क्या है टॉपिक, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through line of intersection of two planes।
इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाएगी। अब देखो मैं आज इसी चीज को एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्राम वाइज हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक प्लेन है और मेरे पास ये एक दूसरा प्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन कहां पे मीट करेंगे, मान लीजिए ये ऐसे ही है, इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया बेटा। इस दो को रख दीजिए, एनालाइज कीजिए कि ये जो बन रहा है यहाँ पे जॉइंट है, ये है आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकती है। उसका एग्जांपल मैं ये लेता हूं। इस प्लेन को भी इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करवा दीजिए, ठीक है, और इसको घुमाते रहिए। ये यहाँ पे है तो भी एक प्लेन देगा, यहाँ पे है तो भी एक प्लेन देगा, यहाँ पे है तो भी एक प्लेन देगा। और ये सारे प्लेन डिफरेंट हैं क्योंकि इस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर अलग है, इस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर अलग है, इस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर अलग है, इस सिचुएशन में नॉर्मल वेक्टर अलग है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकती है। हमारा टारगेट है उसी फैमिली को लिखने का। एक और तरीके से, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास बुक होती है, बुक की बाइंडिंग को आप लाइन की तरह कंसीडर कर लें, उसके मोटापे को इग्नोर कीजिए, कंसीडर इट एज ए लाइन, और जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं आप उसको प्लेन की तरह देखिए और बुक को ऐसे ओपन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 400-500 प्लेन आपके साथ जो है वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो मान लीजिए कि एक जो हमारा प्लेन है पहला वाला, वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और जो हमारा दूसरा प्लेन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो प्लेन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और ये। अब आप बस ये बताइए कि अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, बाकी चीजों को जाने दीजिए, अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इसके बारे में मैं बस 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है। इस प्लेन के और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को मान लीजिए कि वो से लेट से कुछ है L है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L। तो L के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि L के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा वो इस दोनों प्लेन पे है। L के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा उस दोनों प्लेन पे है, क्योंकि L जो है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो खुद ही दोनों प्लेन के ऊपर है। तो अब आप बताइए कि L के ऊपर का मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, उसको सेटिस्फाई करवाऊंगा तो ये भी प्लेन जीरो हो जाएगा, ये भी प्लेन जीरो हो जाएगा। तो वही बात तो यहां हो रही है, यू टेक एनी पॉइंट ऑन L एंड दैट विल सेटिस्फाई दिस प्लेन ऑल्सो एंड दिस प्लेन ऑल्सो। तो इस इक्वेशन के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि whatever equation it is, whatever it will represent, but one thing is very confirmed, very sure, that it will be satisfied always by all the possible points on the line। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि ये जो इक्वेशन है बेटा, ये हमेशा ही इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट सभी पॉइंट से सेटिस्फाई होगा। अब बात कीजिए कि ये इक्वेशन है क्या। a1 प्लस लैम्डा a2x, b1 plus lambda b2y, c1 plus lambda c2z. So if you will observe, it is a linear equation in x, y and z. And if it is a linear equation in x, y and z, what it will represent? It has to represent a plane. So finally this is a plane because it is a linear equation in x, y and z, and it is satisfied by all the points present on L. So that's why you can say that this is the plane passing through line of intersection of these two planes. तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, देखो बेटा, कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ
intersection of two planes, equation of family of planes passing through line of intersection of two planes given by a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 will be a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, where what is lambda? Where lambda is any scalar and can be obtained by other information, and what can be those informations, और वो जो information है वो क्या हो सकता है? passing through a point के बारे में बता सकता है कि जो आपने प्लेन लिखा है वो x1 y1 z1 से पास करता है, तो आप इसको x1 y1 z1 से सेटिस्फाई करवाएंगे, वहां से लैम्डा की इक्वेशन मिल जाएगी। x इंटरसेप्ट के लिए बात की जा सकती है, y इंटरसेप्ट के लिए बात की जा सकती है, z इंटरसेप्ट के लिए बात की जा सकती है, उसके डायरेक्शन रेशियो के रिगार्डिंग बात की जा सकती है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से बात की जा सकती है, किसी अदर पॉइंट से डिस्टेंस की बात की जा सकती है, या उसको किसी अदर प्लेन के पैरेलल बनाया जा सकता है। सो दीज कैन बी द इंफॉर्मेशन विच एग्जामिनर विल गिव यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब ये हमने इसको बड़े अच्छे से कार्टेशियन फॉर्मेट में देख लिया बेटा, इसको अब हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में देखते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, छोटा फॉर्म है। वेक्टर में प्लेन की इक्वेशन भी बड़ी छोटी होती है, तो क्या हो गया, मान लीजिए r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n1 इक्वल टू d1, एंड दूसरा प्लेन हो गया r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो क्या हो जाएगा, सारा लॉजिक सब कुछ यही रहेगा बेटा। सो वेक्टर के अंदर आ जाएगा r डॉट n1 प्लस लेमडा n2, r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। सो दिस विल गिव यू r डॉट n1 plus lambda n2 equal to d1 plus lambda d2, and this will give you the equation of family of plane passing through line of intersection of these two planes, correct? तो इसको लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स की। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं, और इसके बाद देखते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो बेटा, लाइन के अंदर याद कीजिए क्या होता था, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो क्या लिखते थे आप, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लेन में मान लो P1 P2 प्लेन की इक्वेशन है, तो आप लिख सकते हैं P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। तो कहीं भी इंटायर प्लेन के अंदर आपको कंफ्यूजन लगे, आप उसको 2D में स्ट्रेट लाइन की तरह सोचेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और हो सकता है आपको उस क्वेश्चन को क्रैक करने में सक्सेस भी मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया आपको, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन। तो एक बात बड़ी सिंपल तरीके से समझिए कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जहां से कि जिसके बीच में भी आप निकाल रहे हैं, अगर आप दो लाइन के बीच में निकाल रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट का लोकस होगा जहां से कि उन दोनों लाइन जिसका आप एंगल बाइसेक्टर निकालना चाह रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। मान लीजिए आप L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 इस दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकालना चाह रहे हैं,
और L इसका एंगल बाइसेक्टर है, L इक्वल टू 0 इसका एक एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होगी कहानी? बात ये होगी कि L के किसी भी पॉइंट से लाइन L1 इक्वल टू 0 या लाइन L2 इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इक्वल होगा। एंड द सेम इज ट्रू इन केस ऑफ 3D ऑल्सो। अगर आप दो प्लेन के, मान लीजिए P1 एक प्लेन है, P1 इक्वल टू 0 एक प्लेन है, या नॉर्मली कुछ एक बुक में पाई से प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो पाई 1 एक प्लेन है, पाई 1 इक्वल टू 0 एंड पाई 2 इक्वल टू 0 एक प्लेन है और से P इक्वल टू 0 आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू प्लेन है, तो P इक्वल टू 0 के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों ही प्लेन P1 और P2 का इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इसी के साथ हम लोग मूव करेंगे बेटा। इसके अंदर एक दो स्टेप्स होते हैं, उसको लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप सबसे पहले D1 और D2 को सेम साइन का बना लीजिए। तो पहले मैं लिख देता हूं, देखो स्टेप 1, मेक D1 एंड D2 ऑफ सेम साइन, ऑफ सेम साइन। कुछ बुक में बेटा सीधा लिख देते हैं मेक D1 एंड D2 पॉजिटिव, दे आर आल्सो करेक्ट। दोनों को पॉजिटिव बना लो या दोनों को नेगेटिव बना लो, सेम ही साइन का हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सीधी बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली। तो मान लीजिए XYZ कोई पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर पे, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे ना। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए कि लेट P x1 y1 z1 be any point on the angle bisector, on the angle bisector, then by the definition क्या हो जाएगा बेटा? A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1 प्लस B1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का मॉडुलस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मॉडुलस A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 z1 प्लस D2 बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग लोकस, टेकिंग लोकस। अगर आप लोकस ले लेंगे तो क्या करेंगे आप? एक्स वाई जेड को आप x1 y1 z1 को आप xyz से रिप्लेस करेंगे और दोनों तरफ से मॉडुलस हटा दोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस एंड माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने दो एंगल बाइसेक्टर लिख दे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये दो क्यों? तो दो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनमें क्या है? तो एक हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चे, तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका मैं आपको दो तीन बात यहां पे लिखूंगा। क्या है वो देखिए कि इक्वेशन विथ पॉजिटिव साइन always gives us bisector containing origin. Equation with positive sign always gives us bisector containing with origin. इन दोनों में से कोई एक होगा बाइसेक्टर जो ओरिजिन वाले तरफ से जा रहा होगा, तो आपको प्लस साइन के साथ जो मिलेगा वो हो जाएगा इक्वेशन जो कि ओरिजिन को कंटेन करता है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या है। नाउ इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज ग्रेटर देन 0, origin lies in obtuse side, origin lies in
ऑब्ट्यूज साइड। तो प्लस साइन वाला क्या दे देगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और माइनस साइन वाला क्या दे देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और यही चीज स्ट्रेट लाइन में भी होती है, वही वर्किंग है, वही डेरिवेशन है, सारी बातें वैसी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं सीधा आपको प्रोसेस बता रहा हूं। तो इफ दिस सेकेंड, इफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is less than 0, origin lies in acute side। तो प्लस साइन वाला क्या दे देगा बेटा, प्लस साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे देगा, और माइनस साइन वाला क्या दे देगा, माइनस साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे देगा। इस बात को आप एक टेबल से भी देख लीजिए। तो हमारे पास एक तरफ तो ये क्वांटिटी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, दूसरी तरफ है एक्यूट और तीसरी तरफ है ऑब्ट्यूज। ठीक है बच्चों, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव है तो ऑरिजिन पॉजिटिव साइड कहां लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूज साइड में। तो प्लस साइन वाला क्या दे देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और माइनस साइन वाला क्या दे देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक इसी तरीके से अगर ये निगेटिव है तो ऑरिजिन कहां लाई कर रहा है, एक्यूट साइड में, तो प्लस साइन वाला क्या दे देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस साइन वाला क्या दे देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो कि जो इसका साइन होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पॉजिटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव से मिलेगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निगेटिव वाले से मिलेगा, और यहां से ये बात बन जाएगी। ठीक है बेटे, समझ गए इसको। कोई बच्चा हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे सर ध्यान नहीं आ रहा है, तो 2D से लिंक करो। 2D में भी यही डायग्राम बनता है, यही चार्ट बनती है, बस c1 c2 नहीं रहता है वहां पे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है बेटा, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, कैसे आप अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। आपके पास ये एक प्लेन है और यहाँ पे दो बाइसेक्टर है, कोई एक बाइसेक्टर उठा लो, मान लो प्लस साइन वाले बाइसेक्टर को उठा लो, और उस बाइसेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। भाई ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, दोनों अगर प्लेन है तो दोनों का आप एंगल निकाल दीजिए। अगर ये एक्यूट साइड का बाइसेक्टर होगा बेटा तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वहां से थीटा 45 डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है, आप पहले प्लेन के साथ, यहां से मान लीजिए दो बाइसेक्टर है ना, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो आप प्लस साइन वाले को उठा करके पहले प्लेन के साथ सिंपल जो आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कॉस थीटा निकाल दीजिए। अगर वहां से कॉस थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री से छोटी आ गई, दूसरे वाले से भी निकाल दो, उससे भी ऑब्वियसली 45 से छोटी आएगी क्योंकि इक्वल एंगल बनाएगा, बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चे, तो वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी आई है तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा। कैसे समझोगे कि एंगल थीटा जो है वो 45 से छोटा है या बड़ा, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से छोटी आई है तो थीटा 45 से बड़ा है, और अगर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 से बड़ी आई है तो थीटा जो है आपका वो 45 से छोटा है। तो ये डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, अब इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं। पहले तो देखो जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, लेकिन प्रॉपर्टीज में कुछ नयापन नहीं है, वो सारी बातें, वो सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो कि लाइन के अंदर हुआ करती है। तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दो बातें मैं बता देता हूं, तो कभी उस पे भी, प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आ जाए तो देखने में सुविधा होगी। अगर दो बाइसेक्टर हैं तो द टू एंगल बाइसेक्टर्स आर एट राइट एंगल, द टू एंगल बाइसेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, पहली बात होगी बेटा। ठीक है, और कोई प्लेन जो कि P1 और P2 जो मैंने दिया था उस दोनों से इक्वल एंगल बनाती है तो उनके बाइसेक्टर्स के साथ
पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से देख लीजिए कि इफ एनी प्लेन से P3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, से P3 इक्वल टू 0 makes equal angles with two planes P1 equal to 0 and P2 equal to 0, then P3 equal to 0 will be parallel to the angle bisectors of P1 equal to 0 and P2 equal to 0। ठीक है बच्चों, कभी इससे ज्यादा प्लेन में हमने नहीं देखा कि क्वेश्चन पूछते हैं 3D के अंदर। बाकी 2D वाली चीजें तो आपके पास है ही कि एक का इमेज दूसरे में लेते हैं, साइड वगैरह पे आ जाते हैं, वो सारी बात यहाँ भी चलती है। ठीक है, बट आई होप इट इज क्लियर एंड आई एम कंफर्म दैट दिस इज सफिशिएंट। आपको बस ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए। ये कंसेप्ट अगर आपने इतना समझ लिया है तो ये सफिशिएंट है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको हटाते हैं हम लोग और लास्ट प्लेन की जो थ्योरी है उस पे आते हैं। क्या है वो? द टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। अभी बताता हूं। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है द टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हमारा टॉपिक है द टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। तो आइए देखते हैं इसमें टू साइड्स ऑफ ए प्लेन में। टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। अब मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है a x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। एक पॉइंट है a x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2 z2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो प्लेन के एक ही तरफ हो। ठीक है, या ये हो सकता है कि जो दोनों पॉइंट है एक प्लेन के मान लो ऊपर है तो दूसरा उसके नीचे, या एक उसके दाएं है दूसरा उसके बाएं, इस तरीके की बात हो सकती है। तो कैसे आप बताएंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है वो प्लेन के किसी एक साइड है या एक तरफ है एक पॉइंट और दूसरा दूसरी तरफ है? तो हम क्या करते हैं, हम लाइन ए बी की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चाहे पॉइंट की पोजीशन कुछ भी हो मतलब इट शुड नॉट बी पैरेलल टू द प्लेन। तो अगर ये पॉइंट की पोजीशन कुछ भी है तो क्या होने वाला है? लाइन ए बी कहीं ना कहीं पॉइंट को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। अगर मैं लाइन ए बी की बात करता हूं तो ये कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट जरूर करेगा। मान लो कि ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है प्लेन को। ठीक है, चाहे एक ही तरफ है तब भी उस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो जाकर के कट कर लेगा, और अगर दोनों तरफ है, एक ऊपर है प्लेन के एक नीचे है, तब भी उसको कट करेगा बेटा। तो मान लीजिए कि ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और जो इंटरसेक्ट करता है वो λ/1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, λ/1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूले से यहां पर आर के कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं? सेक्शन फॉर्मूले से आर के कोऑर्डिनेट को मैं बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। तो यहां पे मैं आर के कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं, ये हो जाएगा λ(x2) प्लस x1 बाय λ+1 λ(y2) प्लस y1 बाय λ+1 λ(z2) प्लस z1 बाय λ+1। तो ये क्या हो गया? ये हमारे
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जो कि प्लेन के ऊपर है। ठीक है, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि प्लेन के ऊपर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करवा देते हैं। ए लैम्डा x2 प्लस x1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस सी लैम्डा z2 प्लस z1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखो मैंने इसे पढ़ दिया है। ए लैम्डा x2 प्लस x1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस सी लैम्डा z2 प्लस z1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए इसको ओपन कीजिएगा तो a लैम्डा x2 प्लस ax1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस by1 प्लस c लैम्डा z2 प्लस c z1 प्लस d लैम्डा प्लस d इक्वल टू 0। करेक्ट, तो क्या आ गया देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d प्लस लैम्डा टाइम्स ax2 प्लस by2 प्लस c z2 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d बाय ax2 प्लस by2 प्लस c z2 प्लस d। ठीक है बच्चे, यहां से ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो एग्जैक्टली देखो क्या मिल गया आपको, रेशियो मिल गया। एग्जैक्टली आपको रेशियो मिल गया। अब अगर रेशियो पॉजिटिव है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा डिवीजन इज इंटरनल, डिवीजन इज इंटरनल, रेशियो इज पॉजिटिव, इट मींस डिवीजन इज इंटरनल, एंड डिवीजन इज इंटरनल इट मींस बोथ द पॉइंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक प्लेन के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, तो क्या हो जाएगा, बोथ द पॉइंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अच्छा ध्यान देना जब मैं लैम्डा की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन, इस टोटल को हमने लैम्डा कहा है, इसके बगैर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टोटल के साथ हमारा लैम्डा क्या है बेटा, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो अगर लैम्डा नेगेटिव है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा डिवीजन इज एक्सटर्नल, डिवीजन इज एक्सटर्नल, और ऐसे में क्या कंक्लूड करेंगे आप, बोथ द पॉइंट आर इन सेम साइड, अपोजिट डायरेक्शन कह लो या साइड कह लो। ठीक है, तो यहां पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बोथ द पॉइंट्स आर इन सेम साइड ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी आज कवर हो गया, टू साइड्स ऑफ ए प्लेन। अब मैं इस पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस लेकर के आपके कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। क्या, फाइंड द एंगल between the line r equal to I plus 2j minus k plus lambda I minus j plus k and the plane r dot 2I minus j plus k equal to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि कितना भी पढ़ा दो बच्चों को वो हमेशा cos थीटा लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में और गलती करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एक वेक्टर आपका n वेक्टर ये है प्लेन के साथ 2i माइनस जे प्लस के, और b वेक्टर आपका ये है लाइन के साथ, और हमेशा ध्यान रखना है कि साइन अल्फा लिखते हैं।
ठीक है बच्चे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के डॉट 2i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1। तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 प्लस 1 बाय रूट 3 रूट 6। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 18। सो दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो आप लिख सकते हो बेटा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 बाय रूट 18। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 1 and r dot I minus j plus 4 equal to 0 and perpendicular to r dot 2i minus j plus k equal to 8। तो इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाना चाहिए और इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो इक्वेशन क्या थी, r डॉट n1 प्लस r डॉट लैम्डा n1 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अगर मैं ओपन कर दूं तो, अदरवाइज यहाँ पे r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 था। ठीक है बच्चे, इधर ले आइएगा तो r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल टू 0। मैं एग्जैक्ट जिस फॉर्मेट में इक्वेशन है उसी में ले आता हूं। तो यहां से प्लेन बाइसेक्टर से पास करने वाला, प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट i माइनस j माइनस d2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, ये प्लेन देखिएगा और ये प्लेन। ठीक है, तो ऐसे चाहो तो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इस दोनों प्लेन को अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट इनके साथ लेंगे। तो यहां से देखिए r तो हमारा एक क्या कहते हो, वेरिएबल है। तो यहां से ले लेंगे r डॉट 2i और यहां से लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा i। ठीक है बेटा, प्लस यहां से क्या है माइनस 3, यहां से माइनस लैम्डा j प्लस 4k, क्योंकि यहां से कोई k है नहीं बेटा, -1 माइनस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। -1 माइनस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। तो यहां पे इस प्लेन के डायरेक्शन के लिए ये वेक्टर है रिस्पॉन्सिबल और यहां पे ये है। दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन के एंगल की बात चलती है तो उसमें सिंपल कॉस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो यहां पे इसका इसके साथ डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिखिए कि 2 प्लस लैम्डा डॉट लेंगे आप, मैं लिख देता हूं एक बार इसको, -3 प्लस लैम्डा j प्लस 4k का डॉट ले रहे हैं हम लोग बेटा, और इसका डॉट हम किसके साथ ले रहे हैं, 2i माइनस j प्लस k के साथ डॉट ले रहे हैं। और ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, 0। और यहां से क्या चाहिए, यहां से लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया बताइए, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा,
3 लैम्डा, और यहां से देखो तो 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 इक्वल टू -11, लैम्डा इज इक्वल टू -11/3। तो यहां से देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई है -11/3। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें कि हम लोगों ने d1 d2 लिखा है, तो यहाँ d1 की वैल्यू तो मैंने इधर से ला करके -1 रख दी, d2 हमारा एज इट इज चला आ रहा है, जो रिजल्ट था ये इसी से चला आ रहा है। तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 उधर जाकर के -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं d2 की जगह -4 रखूंगा आगे। यहां तक एज इट इज रहने दीजिए इक्वेशन, लेमडा की वैल्यू। तो आपके पास आ गया r डॉट टू -11/3 i कैप -3 -11/3 j कैप प्लस 4k कैप -1 -11/3, और d2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, तो देखो r डॉट n1 इक्वल टू d1, r डॉट n2 इक्वल टू d2 लिखते हैं ना स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो इसलिए इधर आकर के ये हो जाएगा -4, तो d2 की जगह रख दो -4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप, r डॉट -5/3 माइनस माइनस प्लस 2/3, यहां i यहां j प्लस 4k इक्वल टू 47/3। तो ये नीचे का 3 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, r डॉट -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4 इंटू 3 12, तो प्लस 12k कैप इक्वल टू 47। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द प्लेन ax plus by equal to 0 is rotated through an angle alpha about its line of intersection with the plane z equal to 0, so that the equation of the plane in new position is ax plus by plus minus z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए यहां पे मेरे पास कुछ पेजेस हैं, इसको आप प्लेन की तरह ट्रीट कीजिए। तो इसके 3 सेगमेंट है। लेट्स से ये एक प्लेन है आपका पहला प्लेन, ये एक प्लेन है दूसरा प्लेन। ठीक है बेटा, तो इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, अब मान लो ये मैंने ये तीसरा प्लेन निकाल दिया इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, अब इस तीसरे प्लेन को मैं इस वाले प्लेन से अल्फा एंगल पे रखता हूं, इस तीसरे प्लेन को इस वाले से अल्फा एंगल पे रखता हूं, तो उस सिचुएशन में इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा अप्रोच होगा कि हम डायरेक्टली फैमिली ऑफ प्लेन से लिख देते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of two planes ax plus by equal to 0 and z equal to 0 will be, क्या हो जाएगा बेटा, ax plus by plus lambda z equal to 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो नया प्लेन है ये ax plus by equal to 0 से अल्फा एंगल पे है। ठीक है, नाउ दिस प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ax प्लस by इक्वल टू 0, इस वाले प्लेन से अल्फा एंगल पे है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मुझे क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन से लेम्डा की वैल्यू निकाल देनी, और जब मैं लेम्डा की वैल्यू निकाल दूंगा मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो पहले तो आप इस दोनों के बीच का एंगल निकालिए। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालिएगा तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, a1 a2, यानी कि
ए स्क्वायर प्लस b1 b2 यानी कि बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस c1 c2, भैया यहां लैम्डा z है, यहां z नहीं है तो 0, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कॉस अल्फा? ये कॉस अल्फा क्या है? दिस कॉस अल्फा इज एंगल बिटवीन दिस ax प्लस by इक्वल टू 0 एंड दिस ax प्लस by प्लस लैम्डा z इक्वल टू 0। इसके बीच मैंने इसको डिक्लेयर किया है कॉस अल्फा, इस एंगल को, ठीक है बच्चों। अब चूंकि देखो रूट है नीचे, तो एक बार दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट का, और यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट दीजिए, तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको फाइनली चाहिए क्या, आपको चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा is equal to a square plus b square, lambda square cos square alpha equal to a square plus b square 1 minus cos square alpha, ये पूरी चीज उस तरफ चली जाएगी। अब ये 1 minus cos square alpha क्या हो जाएगा, sin square alpha, so lambda square cos square alpha is equal to a square plus b square sin square alpha, lambda square is equal to a square plus b square sin square alpha by cos square alpha क्या हो जाएगा बेटा, tan square alpha, so lambda is equal to plus minus under root a square plus b square tan alpha. Now you directly put the value of lambda in the family of plane and you will get the answer, which is ax plus by plus minus lambda की वैल्यू वहां पे रख दीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा जेड इक्वल टू 0 एंड दिस इज द प्रूफ, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ देख लीजिए, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन थी, मैंने एक तीसरी प्लेन को लिखा जो कि उन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही थी, डायरेक्टली लैम्डा ऐड करके मैंने लिख दिया। अब ये जो प्लेन है ये इस वाले के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन से मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट इस सिंप्लीफिकेशन से लैम्डा की वैल्यू आ गई है, इसी लैम्डा को मैंने यहाँ पे रख दिया, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था हाउ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, तो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड बाय अदर इंफॉर्मेशन, और इस तरह की अदर इंफॉर्मेशन एग्जामिनर आपको देगा, तो वहां से हम लोगों ने लैम्डा को निकाल करके यहाँ पे रख दिया है। तो ax प्लस बी वाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा इंटू जेड इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है, दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। प्लेन इज ऑलमोस्ट डन, देयर इज नो एनी लिमिट ऑफ स्टडी कि आप कितना पढ़ते जाते हैं, बट अभी जो हमारे आईटी जेईई सिलेबस के हिसाब से बात करें तो अगर आपने इतना प्लेन पढ़ लिया है तो ये सफिशिएंट है। अब इसके बाद हम लोग अदर पॉइंट्स पे मिलेंगे, अदर टॉपिक्स पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, ऑल द बेस्ट।